फ्री फ्री फ्री। आज हम आपको हिंदी साहित्य की एक ऐसी वीडियो लेकर आए हैं जो हर परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम आपको भाषा, बोली और लिपि से संबंधित सारे डाउट क्लियर करने वाले हैं, क्योंकि ऐसी वीडियो YouTube साहित्य के इतिहास में आज तक नहीं बनी होगी। इसमें आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप हम पूरा हिंदी साहित्य जो है, पूरा हिंदी साहित्य में जो भाषा, बोली और लिपि से संबंधित जितने भी डाउट आपके होते थे और वो आज क्लियर होने वाले हैं। और ये अमूमन हर परीक्षाओं में पूछा जाता है। आप किसी भी लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आप कॉलेज लेवल की करें या स्कूल लेवल की करें या वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें ये पार्ट जो है बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल SSS हिंदी वर्ल्ड में। और इसमें आज का हमारा सेशन जो होगा हिंदी साहित्य का, वो जबरदस्त होने वाला है। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। प्यारा कमेंट करते हुए सेशन कैसा लग रहा है ये भी अपने विचार व्यक्त जरूर कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करते हुए आज के सेशन में हम आगे बढ़ेंगे। ऐसी धांसू वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं जो अमूमन आज तक आपने देखने को नहीं मिली होगी। तो चलिए, सबसे पहले कमेंट जरूर करें आगे बढ़ने से पहले, वंदे मातरम लिखते हुए आगे बढ़ते हैं। आज का सेशन है हिंदी बोली एवं लिपि का विकास। चलिए जान लेते हैं। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से, किससे? भाषा शब्द जो है संस्कृत के भाष धातु से बना हुआ है। और भाष धातु का अर्थ होता है बोलना या कहना। भाष का अर्थ क्या होता है? बोलना या कहना। भाषा के संबंध में कहा गया व्यक्तायम वाची अर्थात वाणी को व्यक्त करना। व्यक्तायम वाची अर्थात वाणी को व्यक्त करना ही भाषा कहलाती है। ठीक है। सामान्यतः भाषा मनुष्य की सार्थक व्यक्त वाणी को कहा जाता है। भाषा क्या है? मनुष्य की सार्थक व्यक्त, यानी भाषा क्या है? जो आदान प्रदान अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, यानी दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, भाषा कहलाती है। और भाषा के दो रूप होते हैं, एक लिखित और एक मौखिक। सांकेतिक भी होते हैं, लेकिन मुख्यतः दो ही होते हैं, लिखित और मौखिक। ठीक है। चलिए भाषा की परिभाषा जान लेते हैं। ये भाषा के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन भाषा की परिभाषा भी जानते हैं। भाषा की परिभाषा देना एक कठिन कार्य है, फिर भी भाषा वैज्ञानिकों ने भाषा को परिभाषित करने का प्रयास किया है। डॉक्टर बाबू राम सक्सेना ये क्या कहते हैं? डॉक्टर बाबू राम सक्सेना कहते हैं कि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विनिमय करता है उसको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। यानी परस्पर जो है ध्वनि और चिन्हों पर, यानी जो आवाज है वही ध्वनि है, वही अक्षर है, उसको जो परस्पर आमने सामने विनय करता है, विनिमय करता है, यानी आदान प्रदान करता है, वो क्या होता है? भाषा कहलाती है। और अगर डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार कहें, मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनियों का जो व्यवहार होता है उसको भाषा। यानी श्याम सुंदर दास ने क्या कहा कि मनुष्य और मनुष्य के बीच अपनी इच्छा, मति यानी बुद्धि का आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान ध्वनि कहलाती है। कुल मिलाकर के भाषा क्या है? विचारों का आदान प्रदान है। कामता प्रसाद गुरु जो हिंदी के महान नायक माने जाते हैं, उनके अनुसार भाषा साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है। यानी अपने विचारों को दूसरे के ऊपर लागू करना, दूसरे के विचार आप स्पष्टतः समझ सकते, यानी अपने विचार दूसरों को समझाना और दूसरों के विचारों को समझना, ये क्या है? कामता प्रसाद गुरु के अनुसार भाषा कहलाती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि भाषा क्या है, भाषा की विशेषताएं क्या है। अब भाषा की विशेषताएं अगर बात करें, नंबर 1 है भाषा पैतृक संपत्ति है। ठीक है। पैतृक संपत्ति का मतलब कि ये हमें क्या परिवार से मिलती है। जैसे हमारे माता पिता की भाषा होगी वैसे हम सीखते हैं, ये पैतृक हो गई। ठीक है। भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं होता, भाषा का कोई अंतिम रूप भी नहीं है। ठीक है। भाषा समाज साक्षेपित होती है, समाज से, यानी बच्चा जो है वो समाज से भी सीखता है। ठीक है। अनेकों प्रकार की भाषा, बहुभाषी आयाम के लोग भी रहते हैं, उनसे भाषा सीखता है। भाषा अनुकरणीय है, अनुकरणीय भी है। माना हम
जिस परिवेश में रहते हैं, जहां अंग्रेजी बोलते हैं हम अंग्रेजी बोल देंगे, जहां संस्कृत बोलते हैं हम संस्कृत सीख लीजिए, जहां तेलुगु बोलते हैं तेलुगु, जहां हिंदी हिंदी अनुकरणीय अनुकरण करके सीखता है। भाषा परिवर्तनशील या परिवर्तन भी होती रहती है। अगर माना अभी हम उत्तराखंड में है तो हम गढ़वाली सीख लेंगे, पंजाब चले जाएंगे तो पंजाबी सीख लेंगे, या दूसरी जगह जाएंगे तो अनेकों प्रकार के ये परिवर्तन होते रहती है। भाषा पारंपरिक एवं पारंपरिक है, ठीक है, उद्योग है, ठीक है, परंपराओं के अनुसार भी भाषा चलती है। प्रत्येक भाषा की अपनी अलग अलग विशेषता होती है, ठीक है, हर भाषा की अलग विशेषता, जैसे मनुष्य है, हर मनुष्य की एक विशेषता है, वैसे भाषा की भी एक अलग विशेषता होती है। भाषा सार्थक एवं यादृच्छिक होती है, ठीक है, सार्थक होती है। भाषा क्या होती है? सार्थक रूप होता है। अब बात करते हैं बोली। ये तो भाषा थी, और बोली क्या है? भाषा और बोली में अंतर क्या होता है? भाषा का विस्तार रूप होता है, बोली का सीमित क्षेत्र होता है, ठीक है। कभी आता है कि भाषा और बोली में अंतर बताइए, तो भाषा विस्तृत रूप से होती है जो संपूर्ण राष्ट्र की होती है, और बोली जो है वो सीमित क्षेत्रों तक बोली जाती है। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं, ठीक है। अगर भाषा की बात करते हैं, कानून के अनुसार जो है 22 भाषाओं को महत्व दिया गया है, ठीक है। और बोली की बात करें तो भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं, क्षेत्रीय, ठीक है, सीमित क्षेत्र। हिंदी भाषा की कुल 18 बोलियां हैं। हिंदी भाषा की, याद रखिएगा, प्रश्न में पूछा जाता है, 18 बोलियां हैं। भोलानाथ तिवारी व डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी की कुल 17 बोलियां, ठीक है। कई प्रश्न आता है कि नगेंद्र द्वारा कितनी बोलियां बताई गई? 17 बोलियां मानी गई है, जो 5 उपभाषाओं में विभक्त है। भारत में लगभग 600 व विश्व में लगभग 2796 यानी 3000 बोलियां बोली जाती है। प्रश्न आता है कि भारत में कितनी बोलियां बोली जाती है? 600 के लगभग, और विश्व में 2796 यानी समथिंग 3000 बोली जाती है, ठीक है। याद रखिएगा, प्रश्न पूछे जाते हैं, काफी सारे डाउट आपके क्लियर होने वाले हैं। हम कंफर्म कर सकते हैं, यकीन के साथ कर सकते हैं कि अब आपको बोली, भाषा और लिपि से संबंधित दूसरा चैप्टर नहीं खोलना पड़ेगा। अच्छा लगा है? कमेंट अवश्य करें कि आपको कैसा लगा है। आगे बढ़ते हैं, भाषा का विकास क्रम। भाषा का विकास क्रम कैसा हुआ? सबसे पहले संस्कृति, पाली आई, प्राकृतिक आई, अपभ्रंश आए, हिंदी। हम ये नहीं कह सकते संस्कृत से हिंदी निकली हुई है, संस्कृत से पाली निकली, पाली से प्राकृत, ठीक है, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से हिंदी। हिंदी का उद्भव कहां से हुआ है? अपभ्रंश भाषा से हुआ, ठीक है ना। यानी संस्कृत जो है वो 1500 ईस्वी यानी 500 ईसा पूर्व, और पाली जो है 500 ईसा पूर्व यानी 1 ईस्वी, और प्राकृत जो है 1 ईस्वी यानी 500 ईस्वी तक, और अपभ्रंश जो है वो 500 से 1000 ईस्वी तक, और हिंदी जो है 1000 से अब तक चलती आ रही है, ठीक है। ये इसका विकास क्रम है, कई बार पेपरों में पूछा जाता है, ठीक है। पेपर में अधिकतर पूछा जाता है कि हिंदी का उद्भव कहां से हुआ, तो हम संस्कृत नहीं कहेंगे, अपभ्रंश कहेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं, विशेष क्या है इसमें कि अपभ्रंश और हिंदी के बीच की भाषा अवहट कहलाती है। कई बार प्रश्न आता है, अपभ्रंश और हिंदी के बीच की भाषा क्या कहते हैं? अवहट कहा जाती है। इसे परिनिष्ठित अपभ्रंश भी कहते हैं। इसका समय 900 ईसा पूर्व से 1200 ईस्वी तक माना जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, बहुत सारे क्लियर डाउट कराने वाले हैं आपके। तो भारतीय आर्य भाषाओं को 3 भागों में विभक्त किया गया है। एक प्राचीन भाषा जो 1500 ईस्वी से पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक, उदाहरण जैसे वैदिक संस्कृत आ गया और लौकिक संस्कृत आ गया। वैदिक संस्कृत जो वेदों में वर्णित है, लौकिक संस्कृत जो उसका सरलीकरण किया गया यानी उसका सरल अर्थ दिया गया, ठीक है। और दूसरी बात करते हैं मध्यकालीन आर्य भाषा 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, जैसे पाली, प्राकृत, अपभ्रंश भाषा, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की आधुनिक आर्य भाषा 1000 ईसा पूर्व तक, जैसे हिंदी, ठीक है। याद रहेगा, डाउट क्लियर। आगे बढ़ते हैं, भाषा के संबंध में महत्वपूर्ण कुछ तथ्य आपको हम बताने वाले, यानी जो पूछे जाते हैं, बहुत सारे प्रश्न इसके अंदर से बनने वाले हैं। आप यकीन नहीं करिए, आप बिना स्किप करे इसको देख लीजिए, आपको सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं।
आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? पाली भारत की प्रथम देश भाषा है। श्रीलंका में इसे मागधी कहा जाता है। पाली को श्रीलंका में क्या कहते हैं? मागधी। ठीक है ना? पाली को श्रीलंका में मागधी कहा जाता है। हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सर्फुद्दीन के जफरनामा ग्रंथ में मिलता है। हिंदी का सर्वप्रथम प्रयोग कहां होगा? जफरनामा में हुआ था हिंदी शब्द का प्रयोग। ठीक है, कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। हिंदी भारतीय परिवार के अंतर्गत आती है। ठीक है, हिंदी जो है भारतीय परिवार की मानी जाती है। कुल 18 भाषा परिवार माने जाते हैं। हिंदी शब्द का जन्म संस्कृत भाषा के सिंधु शब्द से हुआ है। ठीक है, हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ईरान देश के निवासियों ने किया था। हिंदी के आदि जननी संस्कृत व जननी जो है अपभ्रंश, आदि जननी संस्कृत और जननी अपभ्रंश भाषा मानी जाती है। याद रखिएगा, दोनों में अंतर है। आदि जननी यानी जो पैतृक मानी जाती है और जिससे उद्भव हुआ है वो अपभ्रंश हो गया। अपभ्रंश व हिंदी के बीच की कड़ी के रूप में अवहट भाषा। अपभ्रंश और हिंदी के बीच की जो माध्यम है, जो कड़ी है, इसको अवहट कहा जाता है। भगवान बुद्ध ने उपदेश पाली भाषा में दिए, जबकि महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा में दिए थे। ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा। पाली भाषा को प्राचीन प्राकृतिक भाषा कहा जाता है। महाकवि फिरदौसी का शाहनामा ईरान का राष्ट्रीय महाकाव्य माना जाता है। ईरान का राष्ट्रीय महाकाव्य माना जाता है शाहनामा। हिंदी श्लिष्ट बहिर्मुखी वियोगात्मक भाषा है। वैदिक संस्कृत में 52 व लौकिक संस्कृत में 48 ध्वनियों की संख्या मानी जाती है। पाली में वर्णों की संख्या मोगलान ने 43 यानी 10 स्वर और 33 व्यंजन व कच्चायन ने 41 8 स्वर और 33 व्यंजन मानी। प्राकृत प्राचीनतम जनभाषा मानी जाती है। हेमचंद को प्राकृत का पाणिनि और किशोरीदास वाजपेयी को हिंदी का पाणिनि माना जाता है। पैशाची प्राकृत को पैशाची का ग्राम्य भाषा, भूत वचन, भूत भाषित आदि नामों से पुकारा जाता है। हेमचंद्र की चूलिका पैशाची को ही दंडी ने भूत भाषा कहा है। अपभ्रंश को संधिकालीन भाषा कहा जाता है। अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग पतंजलि के महाभाष्य में हुआ था। किशोरीदास वाजपेयी ने अपभ्रंश को वर्णहीन भाषा कहा है। ठीक है, अपभ्रंश को विद्वानों ने विभ्रष्ट, आभीर, अवहंस, अवहट, शतमंजरी, अवहत्या, अवहट, अवहट आदि नामों से पुकारा है। अपभ्रंश में कुल 40 वर्ण होते हैं। अपभ्रंश में कुल 8 स्वर माने गए हैं, जबकि कुछ विद्वानों ने स्वरों की संख्या 10 मानी है। अवहत्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ज्योतिश्वर ठाकुर ने अपने ग्रंथ वर्ण रत्नाकर में किया है। हेमचंद बागभट्ट ने अपभ्रंश को ग्राम भाषा कहा है। क्या कहा है? ग्राम भाषा। हेमचंद बागभट्ट ने। दंडी ने अपभ्रंश को अभीर भाषा कहा है। अपभ्रंश उकार बहुला भाषा मानी जाती है। ठीक है, तो ये थे भाषा संबंधित कुछ डाउट, जो महत्वपूर्ण तथ्य जो आपको क्लियर हो गए होंगे। अब बात करते हैं अपभ्रंश के भेद। अपभ्रंश के कौन कौन से भेद? विद्वान और अपभ्रंश के भेद। नमी साधु ये उपनागर, आभीर और ग्राम्य माने जाते हैं। मार्कंडेय नागर, उपनागर और वाचर। डॉक्टर टगारे पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी। डॉक्टर याकोबी पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी और उत्तरी। नामवर सिंह के द्वारा पूर्वी और पश्चिमी। ठीक है, ये अपभ्रंश के भेद।
अब बात करते हैं हिंदी की प्रमुख बोलियों के नामकरण करता। हिंदी की जो प्रमुख बोलियां है उनको किसने दिया है, उनका नामकरण किसने किया है। प्रमुख बोलियों में आती है सबसे पहली कौरवी, ये राहुल सांकृत्यायन ने इनको नाम दिया। ब्रजबुली, ये ईश्वर चंद्र गुप्त ने दिया। राजस्थानी भी बोली मानी जाती है, ये गिरियर्सन ने दिया। डिंगल बोली, ये वंकीदास ने दिया। विहारी, ये गिरियर्सन ने दिया था। ठीक है, याद रखिएगा। डाउट क्लियर? सेशन अच्छा लग रहा है? चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करते हैं, कमेंट करना ना भूलें। आगे चलते हैं हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति। अब हिंदी की व्युत्पत्ति कैसी हुई है, जैसे हमने ऊपर बताया था, इसकी ऊपर हमने बात की थी भाषा का विकास क्रम, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। इसी तरीके से हिंदी की व्युत्पत्ति, सिंधु, हिंदू, हिंद, हिंदी, हिंदी। पहले सिंधु शब्द आया, फिर हिंदू शब्द, सिंधु से हिंदू बना, हिंदू से हिंद बना, हिंद से हिंदी बना, और हिंदी से हिंदी। तो ये इसका विकास क्रम आएगा, जो आपको याद रखना, पेपर में पूछा जाता है। हिंदी का विकास क्रम क्या, 4 ऑप्शन रहेंगे, तो ये वाला ऑप्शन आप क्लियर कीजिए। आगे बढ़ते हैं। हिंदू जो दुष्टों का संहार करे, हिंदू का अर्थ होता है जो दुष्टों का संहार करे। कई बार अर्थ पूछा जाए, हिंदू का अर्थ क्या आता है, जो दुष्टों का संहार करे। शब्द फारसी है, जो संस्कृत के सिंधु का फारसी रूपांतर है। तैमूर के पोते शरफुद्दीन ने सन 1424 में अपने ग्रंथ जफरनामा में विदेशों में हिंदी भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द का प्रथम प्रयोग किया था। उर्दू मूलतः तुर्की भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है शाही शिविर या खेमा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सेशन की ओर, बिना स्किप करे इसको देखिए। आगे लिखा हुआ है प्रमुख अपभ्रंश और उनसे विकसित उपभाषाएं कौन सी, यानी भाषा की उपभाषा होती है अपभ्रंश और उपभाषा। सौर सैनी की उपभाषा है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। अर्धमागधी की भाषा है पूर्वी हिंदी। मागधी की भाषा मानी जाती है बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया। खस की भाषा मानी जाती है पहाड़ी हिंदी। बैसाखी की भाषा मानी जाती है पंजाबी हिंदी। वराचर की भाषा मानी जाती है सिंधी। महाराष्ट्र की भाषा मानी जाती है महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये इनकी उपभाषाएं बार बार पूछी जाती है। आगे बढ़ते हैं, हिंदी की प्रमुख बोलियां और उनके क्षेत्र। अब हम कुछ बोलियों के बारे में आपको बताने वाले हैं, यानी हमने पहले कहा था कि सारे डाउट आपके क्लियर होने वाले। एक एक बोली की विस्तृत व्याख्या हम यहाँ पर करने वाले हैं, उसके नींव तक जाने वाले हैं, जड़ तक आपको खत्म करने वाले हैं। आप बिना स्किप करे इसको देखिए, और नोट करना तो आप नोट भी कर सकते हैं। सबसे पहले आती है खड़ी बोली। इसका मूल नाम कौरवी है। 1801 ईस्वी में खड़ी बोली नाम पड़ा इसका। इसका विकास सौरसेनी के उत्तरी पूर्व से हुआ। राहुल सांकृत्यायन ने कौरवी नाम इसको दिया था। साहित्य भाषा बनने पर खड़ी बोली नाम पड़ा। अन्य नाम अगर इसकी बात करिए तो सरहिंद, हिंदुस्तानी, खड़ी बोली, डिंगल, दक्कन हिंदी, देहलवी हिंदवी, रेखता, वर्नाक्युलर हिंदुई, ये इसके अन्य नाम है किसके, खड़ी बोली के। खड़ी बोली का केंद्र जो रहा है वो मेरठ, दिल्ली के आसपास। ठीक है ना, खड़ी बोली का आदर्श रूप मेरठ माना जाता है। खड़ी बोली का क्षेत्र दिल्ली, मेरठ, पानीपत, अंबाला, सहारनपुर आदि जगह माना जाता है। बोली के प्रथम कवि है हिंदी बोली, खड़ी बोली में जो प्रथम कवि माने जाते हैं वो है अमीर खुसरो। खड़ी बोली को का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता जो किया है वो लल्लू लाल सदल मिश्र जी ने किया है। गासा तासी एवं चंद्रावली पांडे ने खड़ी शब्द का अर्थ शुद्ध प्राकृतिक एवं ठेठ माना है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, कांता प्रसाद गुरु ने खड़ी बोली का अर्थ कर्कश माना है, कर्कश ध्वनि। ठीक है, जॉन गिल क्राइस्ट ने खड़ी बोली का अर्थ मानक या परिनिष्ठित भाषा मानी गई। अब्दुल हक ने खड़ी बोली को गंवारू कहा है, गंवारू भाषा। ठीक है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है। खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रसिद्ध महाकाव्य
कामायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा माना जाता है। छायावादी युग को खड़ी बोली का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, अगर आपको आदिकाल के बारे में जानना है तो आदिकाल और आधुनिक काल की जो रचनाएं उनके बारे में जाना, प्लेलिस्ट में जाकर के आप पहला वाला सेशन देख सकते हैं। उसमें आदिकाल और आधुनिक काल हमने डाउट क्लियर कर रखा, उसको भी आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी पूर्वी पहाड़ ताली और विजनौरी इसकी प्रमुख उपबोलियां। किसकी? खड़ी बोली की प्रमुख उपबोलियां कौन सी? पश्चिमी पूर्वी पहाड़ ताली और विजनौरी। इसके बोलने वालों की संख्या लगभग 1.5 करोड़ है। इसकी खड़ी बोली वाले की 1.5 करोड़ संख्या है। ठीक है, दूसरे नंबर पर आते हैं ब्रज भाषा। अब हम आपको ब्रज भाषा का डाउट क्लियर कराने वाले हैं। ब्रज का अर्थ होता है पशुओं या गायों का समूह। ब्रज का अर्थ है गायों का समूह। ठीक है, क्योंकि कृष्ण की नगरी मानी जाती है और गायों का समूह उसको माना जाता है। सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित केंद्र मथुरा सुसेन वृंदावन इसका माना जाता है। किसका? ब्रज भाषा का। यह कृष्ण काव्य की सर्वप्रमुख भाषा है। कृष्ण काव्य की प्रमुख भाषा मानी जाती है। रीति काल को ब्रज भाषा का स्वर्ण काल माना जाता है। ब्रज भाषा के अन्य नाम है मध्य देशीय, अंतरदेशीय, ग्वालियरी, पिंगल, हिंदुई आदि। ठीक है, ब्रज भाषा का क्षेत्र मथुरा, अलीगढ़, आगरा, धौलपुर, मैनपुरी, एटा, बंदायूं, बरेली, पीलीभीत आदि जगह है। गंगा यमुना के मध्य भाग में ब्रज भाषा को अंतर्वेदी कहा जाता है। नैनीताल के तराई क्षेत्र में ब्रज भाषा को बोक्सा कहा जाता है। बंगाली एवं असमिया के साथ मिलकर ब्रजबुली भाषा बनी। ब्रजबुली शब्द के सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता ईश्वर चंद्र गुप्त है। इसके बोलने वालों की संख्या लगभग 2 करोड़ है। इसकी ब्रज भाषा के बोलने वालों की संख्या 2 करोड़ और खड़ी बोली बोलने वालों की संख्या 1.5 करोड़। यानी खड़ी बोली से ज्यादा ब्रज भाषा का महत्व दिया गया है। गांववारी, डोलपुरी, भरतपुरी, अंतर्वेदी, जादोवाटी, बुक्सा आदि इनकी प्रमुख उपबोलियां रही है। किसकी? ब्रज भाषा की। तीसरे नंबर पर बात करें अवधी भाषा, जिसमें रामायण लिखी गई है। ठीक है ना, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है अवधी भाषा। केंद्र अवध, अयोध्या। ठीक है, इसीलिए रामचरितमानस यानी ब्रज भाषा कृष्ण और अवधी राम, इतना याद रखना। विदेशों में फिजी में बोली जाती है। राम काव्य की सर्वप्रमुख भाषा है अवधी। क्षेत्र लखनऊ, बाराबांकी, फैजाबाद, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, उन्नाव, रायबरेली, गोंडा, बस्ती, बहराइच, सुल्तानपुर, ये इनका क्षेत्र है। अन्य नाम की बात करें कोशली, वैश्वाड़ी, पूर्णी, ये इसकी अन्य नाम माने जाते हैं। किसके? अवधि। अवधि का विकास पुस्तक शोध प्रबंध डॉक्टर बाबू राम सक्सेना ने कहा। ठेठ अवधि में रचित ग्रंथ है पद्मावत। प्रतिष्ठित अवधि रचित ग्रंथ है रामचरितमानस। अवधि में रचित सर्वप्रसिद्ध महाकाव्य है रामचरितमानस। हिंदी के आधुनिक कवियों में अवधि कविता लिखी है त्रिलोचन शास्त्री जी ने। ठीक है, अवधि का अगर विकास क्रम की बात करते हैं, आदिकाल प्रारंभ से 14 ईस्वी तक, मध्यकाल 14 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक, आधुनिक काल 1700 से आज तक जो है ये चल रहा है। 3 कालों में व्यक्त किया गया है, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। ठीक है ना, मध्यकाल के अंदर 2 चीजें आती है, एक रीतिकाल और मुक्तिकाल। कंकारी इसकी उपबोली मानी जाती है। किसकी? अवधि की। इसके बोलने वालों की संख्या लगभग 1.5 करोड़, 1,75,00,000 है। ठीक है ना, यानी खड़ी बोली से भी ज्यादा है। ब्रज भाषा 2 करोड़ है, खड़ी बोली 1.5 करोड़ है और अवधि भाषा 1,75,00,000 लोगों की संख्या है बोलने वाली। चौथे नंबर पर आती है भोजपुरी। मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है भोजपुरी भाषा। केंद्र भोजपुर, क्षेत्र गोरखपुर, वाराणसी, आरा, चंपारण, मिर्जापुर, पूर्वी फैजाबाद, रांची, बस्ती, देवरिया, गोपालगंज, आजमगढ़, मऊ, बलिया, सीवान, ये आदि क्षेत्र है इसके। हिंदी प्रदेश में बोलने वाले की संख्या की दृष्टि से भोजपुरी पहले स्थान पर है।
भोजपुरी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रेमंड ने किया था। सूरीनाम, फिजी, मॉरिशस, गुयाना, त्रिनिदाद आदि देशों में बोली जाती है। भिखारी ठाकुर का विदेशिया नाटक अत्यंत लोकप्रिय है भोजपुरी भाषा में। भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर और भोजपुरी का भारतेंदु कहा जाता है। किसको? भिखारी ठाकुर को। याद रखिएगा, प्रश्न बनता है। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में फणीश्वर नाथ रेणु एवं बाबा नागार्जुन ने भोजपुरी का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया, यानी प्रसिद्ध कवियों ने भी इसका प्रयोग किया है। 5वें नंबर पर आता है बुंदेली। सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित क्षेत्र झांसी, जालौनी, हमीरपुर, ग्वालियर, ओरछा, सागर, होशंगाबाद आदि रहा। ईश्वरी के फाग बड़े प्रसिद्ध है। हिंदी प्रदेश की प्रसिद्ध लोक गाथा आलाह मूलतः बुंदेली की एक उपबोली बनाफारी में लिखा गया है। तिरहारी, लोधी तथा बनाफारी आदि इसकी मुख्य उपबोलियां। इसके बोलने वाले की संख्या लगभग 1 करोड़ है। बुंदेली की सबसे क्या है? 1 करोड़। अब तक जो सबसे श्रेष्ठ मानी गई है ब्रजभाषा 2 करोड़, ठीक है ना। इसमें केवल लोक साहित्य ही मिलता है। किसमें? बुंदेली। बात करते हैं 6ठे नंबर पर कन्नौजी भाषा। सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। क्षेत्र कन्नौजी है। क्षेत्र इटावा, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, पीलीभीत, हरदोई आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। केवल लोक साहित्य ही इसमें मिलता है। कन्नौजी पर ब्रज भाषा का प्रभाव है। कुछ विद्वान इसे ब्रज भाषा की उपबोली भी मानते हैं। इसे ब्रज अवधि की संधि स्थलीय बोली कहा जाता है। कन्नौजी को तिरहारी, पंचरुआ तथा संडिली आदि इसकी उपबोलियां मानी जाती है। इसे बोलने वालों की संख्या 46 लाख, ठीक है। ये करोड़ों में नहीं बल्कि 46 लाख बोल जाते हैं। अब बात करते हैं मगही की। मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है मगही। बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है मगही। क्षेत्र पटना, गया, हजारीबाग, पलामू, मुंगेर, भागलपुर ये इसके क्षेत्र है। बोलने वाली की संख्या ज्यादा नहीं, 80 लाख है। उपबोली मानी जाती है पूर्व मगही के, ठीक है ना। आगे बात करते हैं मैथिली। मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है मैथिली भाषा। बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है मैथिली भाषा। क्षेत्र दरभंगा, मुजफ्फर, समस्तीपुर, पूर्णिया, मुंगेर आदि इसका क्षेत्र है। इसका विकास मगही अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से हुआ है। उत्तरी मैथिली, पश्चिमी मैथिली, पूर्वी मैथिली, दक्षिणी मैथिली, छिकाचिकी इसकी प्रमुख उपबोलियां मानी जाती है। इसके बोलने वालों की संख्या 1 करोड़ है, ठीक है ना। और विद्यापति, उमापति, गोविंद दास, परिवार लाल, हरिमोहन झा आदि महान वैज्ञानिक माने जाते हैं मैथिली भाषा के, मैथिली बोली, ठीक है। आगे बात करते हैं 9वें नंबर पर है हरियाणवी वांगरू बोली, ठीक है। सौरसेनी अपभ्रंश रूप विकसित हुआ है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। क्षेत्र हरियाणा, पंजाब के कुछ भाग, दिल्ली का पश्चिमी भाग, देहाती। बोलने वाले की संख्या 35 लाख ही मानी जाती है। 10वें नंबर पर आता है वघेली। बघेली राजपूतों के आधार पर रीवा तथा आसपास के क्षेत्र बघेलखंड कहलाता है। वहां की बोली बघेली या बघेल घाटी कहलाती है। अर्धमागरी का अपभ्रंश से विकसित हुई है। क्षेत्र रेवा, नागौद, शाहडोल, सतनापुर, महर। हरदेव ने बघेली को अवधि की दक्षिण शाखा व भोलानाथ तिवारी ने दक्षिणी अवधि कहा है। गहोरा तिवारी तथा जुड़ाहर आदि बघेली की उपबोलियां हैं। बघेली बोलने वालों की संख्या 54 लाख मानी जाती है। 11वें नंबर पर बात करते हैं छत्तीसगढ़ी भाषा। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है और क्षेत्र सरगुजा, कोरिया, बिलासपुर, खैरागढ़, रायगढ़, दुर्ग, नंदगांव, कांकेर
इसमें महाप्राणीकरण की प्रवृत्ति इसमें विशेष रूप से पाई जाती है। जैसे इलाका इलाक, मंसूब मंसूबा, सीता छीता, सेना छेना, झिन झिन आदि कहा जाता है। ठीक है ना, बस थोड़े वर्णों का अंतर है। सरगुजिया, वैगानी, हलवी, इसकी आदि बोलियां, इसकी बोलने वाली की संख्या 70 लाख मानी जाती है। तो कुल मिलाकर के सभी बोलियों में जो है वो क्या ब्रज भाषा जो है वो 2 करोड़ लोगों की है। ठीक है, तो उसको ज्यादा महत्व दिया गया। अब बात करते हैं राजस्थानी भाषा एवं बोलियां। सौरसनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। इसे मरु भाषा भी कहते हैं। राजस्थानी भाषा को मुख्यतः 2 भागों में व्यक्त किया गया है, पश्चिमी राजस्थानी और पूर्वी राजस्थानी। पश्चिमी राजस्थानी की बोलियां है मारवाड़ी, मेवाड़ी, बांगुरी, शेखावटी। और पूर्वी बोलियां है जयपुरी, ढूंढिया, हड़ौती, मेवाड़, अही, भाटी। ठीक है, मारवाड़ी जोधपुर, सीकर, नंगौर, मेवाड़, बीकानेर, सिरोही, जैसलमेर आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। मेवाड़ी, ठाटकी, धनी, बीकानेर, शेखावट, केरापुरी आदि की उपबोलियां। मेवाड़ उदयपुर इसके आसपास का क्षेत्र है। बांगड़ी, डूंगरपुर एवं बांसवाड़, ढूंढासी क्षेत्र जयपुर का कुछ भाग है। किशनगढ़, टोक, लावा, अजमेर बोलियां जयपुरी, राव, अजमेरी, किशनपुरी, हड़ौती आदि मानी जाती है। मेवाड़ी, गुड़गांव, न्यू तहसीलें, पलवल, बल्लभगढ़ आदि क्षेत्र में बोली जाती है। अहेवाड़ी, मुंडावर, अलवर, कोटलपुर, जयपुर आदि में इसको बोला जाता है। हमी रासो इस बोली के रचित है। ठीक है, तो ये था प्रमुख बोलियों के संबंध में संपूर्ण जानकारी। अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में। हमने भाषा का सेशन भी ले लिया, बोलियों का सेशन भी ले लिया। अब हमारा जो सेशन है वो है लिपि से संबंधित। जितने भी डाउट है वो क्लियर कर दो, क्योंकि इससे टॉप क्लास की वीडियो आपको नहीं मिलने वाली। चलिए बात करते हैं आगे। लिपि को अंग्रेजी में स्क्रिप्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपि को, जैसे कहते हैं स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, यानी लिपि को अंग्रेजी में स्क्रिप्ट कहते हैं। भाषा की ध्वनि को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त प्रतीक चिन्ह लिपि कहलाता है। ठीक है ना। कामदा प्रसाद जी ने कहा, लिखित भाषा के मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह माने जा गए हैं वे वर्ण कहलाते हैं, पर जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे लिपि कह लेते हैं। लिपि का संपूर्ण उल्लेख पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में मिलता है। विश्व की प्राचीनतम लिपि चित्रलिपि मानी जाती है और भारत की प्राचीनतम लिपि सिंधु घाटी सभ्यताएं मानी जाती है। सिंधु घाटी लिपि मानी जाती है। लिपि का अगर विकास क्रम की बात करते हैं, ठीक है ना, अगर विकास क्रम की हम बात करते हैं तो क्या होगा, संपूर्ण डाउट क्लियर कराने वाले इससे पहले चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें कि सेशन आपको कैसा लगा, क्योंकि इसके बाद संपूर्ण हिंदी का रस निकालने वाले हैं और पूरा हिंदी साहित्य से लेकर के हिंदी व्याकरण हम आपको क्लियर करवाने वाले हैं। आप सेशन जरूर देखें शाम 7 बजे। तो लिपि का विकास क्रम क्या? चित्रलिपि, चित्रलिपि से सूत्रलिपि, सूत्रलिपि से प्रतीकात्मक लिपि, प्रतीकात्मक लिपि से भावलिपि, भावलिपि से ध्वनि लिपि और ध्वनि लिपि से कूटलिपि। ये इसका विकास क्रम। तो इन चीजों को, यानी जो आज तक आपको नहीं मिला वो आज आपको मिल रहा है। ये चीजें भी पूछी जाती है, आप इसको डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कूटलिपि को इलेक्ट्रॉनिक लिपि भी कहा जाता है। किसको? कूटलिपि को। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। हिंदी के अलावा मराठी, नेपाली, मैथिली, कोंकणी, संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। यानी देवनागरी लिपि की अगर बात करें तो देवनागरी लिपि अन्य किसकी है? हिंदी के तो है ही, मराठी की भी है, नेपाली की भी है, मैथिली की भी है, कोंकणी की भी है, संस्कृत की है। तो देवनागरी लिपि इतनी सारी भाषाओं की लिपि मानी जाती है। यह भारत की राजलिपि है। देवनागरी को नागरी, नंदी नागरी आदि नामों से भी जाना जाता है। विश्व की लिपियों को 16 भागों में बांटा जा सकता है। सर्वप्रथम महाराष्ट्र के सावरकर बंधुओं ने आग की 12 खड़ी तैयार की तथा 12 खड़ी का सर्वप्रथम प्रयोग महात्मा गांधी ने
हरिजन सेवक पत्रिका में किया था। श्याम सुंदर दास ने पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया था। नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक काका कालेलकर थे। नागरी लिपि को आचार्य विनोबा भावे ने देवनागरी नाम दिया। यानी नागरी लिपि को किसने दिया, देवनागरी किसने कहा, तो विनोबा भावे जी ने कहा था। सन 1935 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन इंदौर में जो हुआ था, उस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने सभापतित्व में नागरी लिपि सुधार समिति बनाई, जिसके संयोजक काका कालेलकर रहे थे। 1983 में केंद्रीय हिंदी निदेशालय की ओर से देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण प्रकाशन हुआ। देवनागरी के स्थान पर रोमन लिपि का सुझाव सुनीत कुमार चटर्जी ने दिया था। ठीक है ना, तो ये था लिपि का प्रश्न। और लिपि की कुछ विशेषताएं भी आपको बता देते हैं। लिपि की विशेषताएं, लिपि एक वैज्ञानिक लिपि है देवनागरी लिपि। इसमें एक अक्षर के लिए एक ही ध्वनि, यानी आज तक पूरे विश्व में ये सर्वप्रतिष्ठित लिपि मानी जाती है, जिसका एक अक्षर एक ही ध्वनि को प्रयुक्त करता है। देवनागरी लिपि में एक ध्वनि के लिए एक ही चिन्ह होता है। चिन्ह भी एक है, वर्ण भी एक है, ध्वनि भी एक है। ठीक है ना। नागरी लिपि में ह्रस्व दीर्घ स्वर के स्वतंत्र चिन्ह होते हैं, ह्रस्व वाला और दीर्घ वाला। यह विश्व की सभी लिपियों में से एक लिपि है जिसमें उच्चारण, लेखन एवं एक रूपता है। उच्चारण भी वही हो रहा जो लिख रहा, लिख भी वही रहा जो उच्चारण हो रहा। ऐसा नहीं कि लिखो कुछ और उच्चारण कुछ, जैसे अंग्रेजी में वो थोड़ा अवहट जैसा हो गया, लिखो कुछ बोलो कुछ, बोलो कुछ लिखो कुछ, तो इसका क्रम सेम। यह अक्षरात्मक लिपि है। इसमें प्राय व्यंजन स्वर मिलते हैं, का धन आ बराबर का, पा धन आ बराबर का। इसमें ध्वनियों की पूर्णता, पर्याप्तता एवं स्पष्टता है। सुपाठ्यता एवं यांत्रिकता का विशेष गुण देवनागरी लिपि में माना जाता है। अगर दोष की बात करते हैं देवनागरी लिपि में क्या दोष है, तो इसके दोष है, यह भ्रामक लिपि भी मानी जाती है। ध्वनि विश्लेषण में कठिनाई है। संयुक्ताक्षर के लेखन अथवा पठन दोनों में कठिनाई आती है। संयुक्ताक्षर यानी का अक्षर तरा ज्ञान जो होता है, ठीक है, अक्षर तरा और ज्ञान और सरा जो होता है, इनको थोड़ा बोलने में, उच्चारण करने में थोड़ा कठिनाई महसूस होती है। ये इसका थोड़ा क्या है, यानी दोष, जिसके गुण होंगे उसके दोष जरूर होंगे। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके दोष नहीं। ठीक है, तो इसके भी दोष हैं। संयुक्त अक्षर लिखने में थोड़ी कठिनाई होती है। जटिल लिखावट है, वर्णों का आधिक्य है, कारण टंकन का मुद्रण कठिनाई होती है। वर्ण अक्षर ज्यादा हो गए इसलिए ज्यादा, लेकिन सुप्रतिष्ठित मानी जाती है। तो कुल मिलाकर के बोली, भाषा और लिपि से संबंधित सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, लाइक करते हुए, कमेंट करते हुए और सब्सक्राइब करते हुए पूरा हिंदी का निचोड़ देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। शाम 7 बजे रोजाना देखना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।